चलिए खत्म करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कब कब खत्म होता है? व्हेन ऑफर लैप्सेस, दूसरे भाषा में व्हेन ऑफर कम्स टू एंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको। ऑफर कब कब खत्म होता है? आप तो पूरा चैप्टर पढ़ लिए हो, अब मेरे को बताओ ऑफर कब कब खत्म हो रहा है? सर जब काउंटर ऑफर होता है। सर जब टाइम के पार चले जाता है। आप जो बोल रहे हो मैं लिखता जाऊंगा। काउंटर ऑफर से ऑफर खत्म हो जाता है कि नहीं, हाँ या ना? यस यस सर। यस क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर। और बताओ। क्रॉस ऑफर गुड। और सर टाइम पीरियड के ओवर होने पे। लैप्स ऑफ टाइम। यस सर। सर प्रॉपर एक्सेप्टेंस ना मिलने पे। एक्सेप्टेंस नॉट इन मोड प्रिस्क्राइब, ऐसा बोलूं तो गलत है क्या? नहीं नो सर सर सही है। सही है। और Sir, by rejection by offering. बाय रिजेक्शन हो सकता है। यस सर। अच्छा, Yes, sir. हमको एक अपोजिट वर्ड भी बता रहा हूँ, बाय रिवोकेशन भी हो सकता है। ये क्या होता है? का पता विथड्रॉल, मैंने आपको ऑफर किया, मैं ऑफर विथड्रॉ कर दिया, ठीक है? बात समझ आई? रिजेक्शन सर एक एग्जांपल। मैं आपसे ऑफर विथड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? Yes. नेक्स्ट, अपॉन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। ऑफर को एक्सेप्ट करने की मैंने शर्त रखी थी, आपने वो शर्त पूरी नहीं करी। जैसा आपके लिए जॉब ऑफर है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब एग्जाम क्लियर करोगे। अब अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपके लिए जॉब ऑफर रह जाएगा क्या? नो सर। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ या ना? Yes. Yes. यस। देन अपॉन डेथ ऑफ ऑफरर और ऑफरी, किसी एक की डेथ हो जाए, किसकी? ऑफरर और ऑफरी में से किसी की। बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस, हाँ बोलने के पहले। हाँ बोलने के बाद डेथ होगी तो प्रॉमिस लैप्स होगा। हाँ बोलने के पहले डेथ होगी, एक्सेप्टेंस देने के पहले डेथ हो जाएगी तो ऑफर लैप्स होगा। बात समझ आई कि नहीं है? फिर से बोल, Yes, मैंने एक किसी और बार सर। मैंने किसी को ऑफर किया कि मैं अपना फ्लैट उसे बेचना चाहता हूँ, हाँ बोलने के पहले वो मर गया तो ऑफर क्या हो जाएगा? Lab. यार जिसको ऑफर किया था वही मर गया तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। सपोज करो उसके हाँ बोलने से पहले मुझे कुछ हो गया ऑफरर को, तो भी ऑफर क्या हो जाएगा? Lab. आपको अच्छे से मेरी बात समझ आई कि नहीं है ये बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप सर ये हाँ बेटा बोलो। सर ये प्रॉमिस का लैप्स बाय रिवोकेशन में इसमें ऑफरर पहले ऑफर देगा फिर उसको विड्रॉ कर देगा, ऐसा है क्या? कर देगा, बोलेगा अब ऑफर वैलिड नहीं है, मैं आपको नहीं करना चाहता। हमारी मर्जी है ना, हमने ऑफर किया, अब सामने वाले ने अभी हाँ नहीं बोला, अगर वो हाँ बोल देता तो गलत हो जाता। उसने अभी हाँ नहीं बोला है तो हम अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अगर आप सीपीटी दे रहे होते तो मैं रिवोकेशन का बहुत डेप्थ में आपको बताया रहता, बट क्योंकि आप सीए फाउंडेशन दे रहे हो तो अभी आपके काम का नहीं है ये, ठीक है? यस सर। यहाँ पे आपको मैंने जो ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ाया आपको पूरा समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बताओ? यस Yes. गुड। अब समझना मेरी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, हम जो ये लॉ पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं उसको कभी भी किसी भी स्टूडेंट को 10 हिस्सों में पढ़ाता हूं। आपको मैंने 2 पार्ट बेटा खत्म करा दिए हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन करा डाला है, मैंने ऑफर एक्सेप्टेंस करा डाला है, इसका तो आप कल टेस्ट भी दे रहे हो। क्या आपको ये दोनों चैप्टर समझ आ गए? इंट्रोडक्शन मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर एक्सेप्टेंस, बताओ हाँ या ना? आपको ये दोनों समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सभी लोगों को। तो आज मैं आपके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस इतना ही था, खत्म हो गया, इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं होता, ठीक? अब आज मैं आपको जो कराऊंगा वो है कैपेसिटी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? आवाज आ रही है कि गई फिर? कैपेसिटी। कैपेसिटी। आवाज क्लियर है ना? नहीं सर आ रही है।
तो आज हम लोग कैपेसिटी कर रहे हैं, 3 पार्ट हो जी, जाएंगे, Yes, sir. 7 पार्ट और करने हैं इसके बाद। ठीक है, छोटे छोटे से ही हैं और आपको समझ भी आराम से आएंगे। आज हम लोग क्लास में कैपेसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। Sir, बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर टेस्ट थ्योरी लिखना पड़ेगा ना? हाँ, टेस्ट थ्योरी लिखना है, आपको भेजना है क्या व्हाट्सएप पे? मुझे व्हाट्सएप पे आप फोटो खींच के अपनी शीट की भेजोगे, ठीक है? और उसके मार्क्स बराबर में मेंटेन करूंगा, रिकॉर्ड रखूंगा। बहुत सारे आपके टेस्ट लूंगा अभी मैं आपको सुबह सुबह पेपर भेज दूंगा। सुबह 9 बजे भेज दूं पेपर। कल तो ऐसी छुट्टी होगी, शायद सैटरडे आपकी है ना? सर 10:30 को क्लास है मैथ्स की। 10:30 को मैथ्स की क्लास है, तो 9 से सर मैथ्स की क्लास है 10:30। मैथ्स क्लास। Yes, sir. यस सर। तो क्लास के पहले बनाना चाहोगे कि क्लास के बाद बनाना चाहोगे, ये बताओ। क्लास के बाद सर। सर बाद, क्लास के बाद। ठीक है, तो क्लास के बाद मैं पेपर भेज दूंगा। मेरे को शाम तक बना के भेजना पेपर, कोई जरूर जल्दी नहीं, अपने को कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, मेरे को शाम तक आप बना के भेज देना। कर दोगे? ठीक है, सब यस सर। यस सर। अपना नाम लिखना पेपर पे, जो आंसर शीट है कॉपी में जिसमें बनाना है, और मेरे को फोटो खींच के भेजना, मैं चेक करके आप लोग को दूंगा। अब मैं आप लोग को शुरू करा रहा हूँ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत ध्यान से जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं समझना। ऑफर एक्सेप्टेंस में कोई डाउट तो नहीं रह गया है बेटा? बता दो मेरे को पहले, तो मैं नया शुरू कर रहा हूँ। ऑफर एक्सेप्टेंस में कोई तकलीफ नहीं है ना आपको? नो सर। सभी लोगों को हैंड रेस कर दो एक बार, मेरे को पता लग जाए। हैंड रेस कर दो, कोई तकलीफ तो नहीं है? समझ आ गया ना अच्छे से? हैंड रेस कर दो, समझ आया कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? Yes, sir. यस यस। अब आगे सुनो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? ऑल पर्सन्स आर कैपेबल, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑल पर्सन्स आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, EXEPT, एक्सेप्ट अ माइनर, बी अनसाउंड माइंड, माइनर अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 लोगों को छोड़कर। किसको किसको? माइनर को, अनसाउंड माइंड को, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को। आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना बोलो फटाक से। यस सर। अब इस चैप्टर में हमको करना क्या है? रूल्स पढ़ने, लॉ पढ़ना है कि भाई माइनर को लेकर क्या रूल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अनसाउंड माइंड को लेकर क्या रूल है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को लेकर क्या रूल है। बोलो बेटा। सर मींस ऑल पर्सन्स आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर दिया है, लेकिन सर पार्टनरशिप में तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उसको सिर्फ प्रॉफिट दे रहे तो। तेरा सब क्लियर हो जाएगा डाउट? अभी शुरू तो करें अपन। अब अपने को तीनों एक एक करके पकड़ना है। पहले माइनर पढ़ेंगे, फिर अनसाउंड माइंड, फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये सारी चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी जो तुम पूछ रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम किसको उठा रहे हैं? माइनर। माइनर। माइनर के कंसेप्ट को एक्चुअल में समझाया गया है, सुनना और भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, माइनॉरिटी के कंसेप्ट को भारत में समझाया गया है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। ये चीज ऐसे तो पूछती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, माइनर कौन है? तो माइनर इज अ पर्सन, इंसान है, who is below 18 years in normal cases। नॉर्मल सिचुएशन में माइनर किसको माना जाता है? जिसकी एज 18 साल से कम है। बात सही है कि गलत है, आप बताओ। सही है सर। सही है। तो आप लोग में से कितने लोग माइनर हो अभी?
लगभग सभी माइनर। ठीक, तो नॉर्मल केसेस में आपकी मैच्योरिटी एज जो होती है 18 ईयर होती है। 18 साल के ऊपर होने पर आप मेजर कहलाते हो, 18 साल से नीचे होने पर आप माइनर कहलाते हो। आगे आप ये भी याद रखना, कुछ जगहों पर माइनॉरिटी को 21 ईयर्स भी माना गया है। कितना माना गया है? 21। हमारे लॉ के हिसाब से हम ये मानते हैं कि अगर बात प्रॉपर्टी को लेकर हो या गार्जियन को लेकर हो, ठीक है, तो एज 21 साल की मानी जाती है। अब आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी गार्जियन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे एक माइनर है, उस माइनर का कोई नहीं है, एक पर्सन है जो उसको संभालता है, तो ये माना जाएगा वो उसका गार्जियन है। अब गार्जियन इसकी देखभाल करता है, इस पर्सन की प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस माइनर को कब मिलेगी? जब वो कितने साल का हो जाएगा? 21 साल का हो जाएगा। फिर से बोलूं कि बात समझ आ गई। एक माइनर है, बच्चा है जिसको कोई संभाल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को संभाल रहा है। एक बार अपने आप को म्यूट कर लो, आवाज वो हो रही है। नॉर्मल केसेस में माइनॉरिटी की एज 18 साल है, लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई गार्जियन है और वो गार्जियन प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी उस माइनर को 21 साल के होने पर मिलेगी। 18 साल की उम्र में बालिग हो गया है, मेजर हो गया है, पर इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसको 21 साल का होना पड़ेगा, तब तक उसको माइनर माना जाएगा। आप बताओ, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? समझ आ गई। आ गई? हाँ सर, आ गई। ये हमारे लॉ के हिसाब से बोला जाता है। ठीक, प्रॉपर्टी 21 साल की उम्र में मिलेगी, अदरवाइज बाकी सारी चीजों के लिए आप 18 साल तक माइनर हो, उसके बाद आप एडल्ट हो जाते हो, मतलब मेजर हो जाते हो। परफेक्ट क्लैरिटी है कि कहीं कोई मन में प्रश्न है? क्लैरिटी है कि डाउट? क्लैरिटी है। अब हम ये फाउंडेशन जब पढ़ रहे हैं तो हमको एग्जाम में ये एक्सपेक्ट किया जाता है और पूछा जाता है कि माइनर की जरा पोजीशंस बता दीजिए कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें माइनर की पोजीशंस क्या है। आपको मैं एक एक पोजीशन सिखा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सीख लेना बेटा और समझ लेना। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मेनली आता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पोजीशन ऑफ माइनर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर की क्या पोजीशन है? यह क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पोजीशन नंबर 1, अग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। आप बताओ ये बात सही है कि गलत है? माइनर के साथ किए गए वॉइड होते हैं। दूसरे भाषा में लिखे, माइनर कैन नॉट मेक लीगल रिलेशनशिप एनी अग्रीमेंट with a minor is void agreement। माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट क्या माना जाता है? void agreement and cannot be enforced, और उसको आप लीगली कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कितना समझ में आई मेरी बात, ये बताओ। पहली पोजीशन माइनर कैन मेक लीगल रिलेशनशिप, मतलब सर वहाँ कैन नॉट आएगा क्या? कैन नॉट है ना? अब ठीक है, हो जाता है ग्रामेटिकल एरर। क्लैरिटी है? माइनर कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं बना सकता, उसके साथ किए गए अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, जिसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। क्लियर है, हाँ या ना? बोलो। yes, अब इसमें केस बता रहा हूं, अभी तक जितने केसेस बताए सारे समझ आ गए? अभी तक बेल्फूर के बाद अब जो केस बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस है। अक्सर माइनर्स एग्रीमेंट का ये केस आपको अलग से शॉर्ट नोट बोल के भी पूछ देता है। केस का नाम है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष।
आपसे कभी भी क्वेश्चन आए माइनर्स एग्रीमेंट पे सबसे बड़ा केस कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। स्पेलिंग ये है केस की, ध्यान रखना। कुछ बुक में दामोदर दास घोष भी देता है, वो गलत है, वो धर्मोदास घोष है, ध्यान रखना। ध्यान रहेगी मेरी बात। केस का नाम समझ आया? यस, नाम नहीं आया। किसने किस पर केस किया बताओ? मोहिरी बीबी ने धर्मोदास। चलो सुनो, अब कहानी इस केस की बहुत छोटी सी है। मोहिरी बीबी एक मनी लेंडर थी, पैसे ब्याज पे देती थी। धर्मोदास घोष मोहिरी बीबी का नेबर था। इसने क्या किए, मोहिरी बीबी से कुछ पैसे लोन पर दिए। किस पर दिए? लोन पर दिए। अब ये पैसे लौटा नहीं रहा था, तो मोहिरी बीबी ने इसको उठा के केस डाल दिया कि आपने मुझसे लोन लिया है, मेरा पैसा वापस करो। तो जब मामला कोर्ट में गया तो पता लगा कि धर्मोदास घोष की एज 15 साल थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपने जिसके साथ ये अग्रीमेंट किया है वो एक माइनर है। तो कोर्ट का डिसीजन ये आया कि आपका अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो आप मान के चल रहे हैं वो नॉन एनफोर्सेबल है। और यह मोहिरी बीबी कुछ भी रिकवर नहीं कर पाई। कितना क्लैरिटी है? केस समझ आया कि नहीं भाई? मोहिरी बीबी जो थी वो ब्याज पे पैसे देती थी। धर्मोदास घोष उसे पैसा उधार पे ले गया। बाद में जब वो कोर्ट में केस करी पैसा रिकवरी के लिए, तो पता लगा वो एक माइनर था। कोर्ट ने बोल दिया हम ये नॉन एनफोर्सेबल मानते हैं, आपको देख समझ के पैसा देना था। अब वो माइनर है तो कहां से उससे रिकवरी करवा के दे, और इसे वॉइड माना गया और मोहिरी बीबी कुछ भी क्लेम नहीं कर पाई। कितना क्लैरिटी है? आपको केस समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? सर अगर माइनर ने लोन दिया होता तो? क्या चीज? माइनर ने लोन दिया होता तो? अगर माइनर ने लोन दिया होता तो भी ये वॉइड है, पर यहाँ पे माइनर को बेनिफिट दे दिया जाता है, और अगर सामने वाला कैपेबल हो तो उससे रिकवरी करवा के दे दी जा सकती है। हमारे देश में माइनर्स को ऐसा फायदे दिए गए। आप जैसे किसी को लोन दे दोगे ना, आप केस करके वापस ले सकते हो, क्योंकि आपने जिसको लोन दिया वो कैपेबल बंदा है। लेकिन अगर आपने लोन ले लिया तो आपसे रिकवरी नहीं हो सकती। बात समझ में आई? यस। आपको एकदम ये केस क्लियर है कि नहीं? सभी लोगों को ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। और जूम में ना एक हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको यूज किया करो। जैसे समझ आ जाता है तो हैंड रेस कर दिया करो, ठीक है? हैंड रेस कर दिया करो, इससे क्या मेरे को क्लैरिटी रहेगी कि आपको भी समझ आ रहा है सारी चीजें। तो ये पहला ट्रीटमेंट है, अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट माइनर के पढ़ने हैं यार। आपका पहला ट्रीटमेंट माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है, इनिशियो है। आपको मैं दूसरा ट्रीटमेंट बता रहा हूं। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, हिज ऑब्लिक हर माइनॉरिटी। माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है कोर्ट में। आप दुनिया का कोई भी क्राइम कर दो, अगर आपने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि आप एक माइनर हो, तो आपकी पनिशमेंट 10% हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे। आपको छोड़ दिया जाता है। ये माइनर की पोजीशन है। मैं माइनर हूं, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं पलट गया, आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं कोर्ट में प्लीड कर सकता हूं कि मैं एक माइनर हूं, कोर्ट मेरे को छोड़ देगा। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। यस सर। चलो दो सिचुएशन से समझाता हूं, समझना। एक साइड में मैं कैपेबल पर्सन हूं, एक साइड में आप कैपेबल पर्सन हो। मान लो आपका नाम है आदित्य। अब अगर मैं पीछे हटता हूं तो आप मेरे ऊपर कोर्ट में केस करो, मेरे को बराबर आपको कंपनसेशन भर के देना पड़ेगा। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। आप भी कैपेबल हो, मैं भी कैपेबल हूं। लेकिन सपोज करो मैं एक माइनर हूं, 13 साल का हूं, मैं आपसे कोई कमिटमेंट कर दिया, ठीक है, और पूरा नहीं कर पाया, तो मैं कोर्ट में जाके बोल दूंगा मैं एक माइनर हूं और आप मुझसे कुछ भी वसूल नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं क्लेम कर पाओगे। मैं हमेशा कोर्ट में जाके प्लीड कर सकता हूं कि मैं एक माइनर हूं और बच सकता हूं। क्या आपको ये बात ध्यान रहेगी? यस सर। आपको माइनर की दोनों पोजीशन समझ आ गई? पहले तो उसके साथ तो अग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। दूसरी बात ये, वो हमेशा प्लीड कर देगा, बोल देगा मैं एक माइनर हूं और बच जाएगा, कोई दिक्कत?
दोनों पॉइंट क्लियर है कि नो नहीं? सर। नेक्स्ट, यस सर। in case of fraud representation of age by a minor, the court may award damage. डैमेज को आप कंपनसेशन भी लिख सकते हैं. कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन ओनली इफ माइनर हैज समथिंग. एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ लेना और मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके. मैं क्या किया, ध्यान से मेरी बात को सुनना. हर्षल के पास गया और हर्षल से 2 लाख रुपए दे दिए. ठीक है, कितना रुपए दे दिया? 2 लाख. हर्षल ने मेरे से आईडी प्रूफ मांगा तो मैंने फर्जी आईडी प्रूफ दिखा दिया जिसमें मेरी एज 21 साल दिख रही है, तो इसने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए. यहां तक कहानी समझ आई कि नहीं? आया ना? यस सर। अब मैं इसका पैसा नहीं लौटा रहा हूं तो हर्षल जाते हैं कोर्ट और वो मेरे ऊपर केस करते हैं रिकवरी के लिए. कोर्ट में मैं ये बोलता हूं वो मैंने नकली सर्टिफिकेट बताया था, मेरी एज तो अभी 15 साल है, मैं दिखता बड़ा हूं. तो अब हर्षल के 2 लाख का क्या होगा ये बताओ? अब हर्षल के 2 लाख का हिसाब किताब ऐसा है कि अगर वो 2 लाख मेरे पास रखे हुए हैं पूरे के पूरे, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा ये 2 लाख आप किसको प्रोवाइड करिए? वापस हर्षल को प्रोवाइड करिए, क्योंकि आपने फ्रॉड किया था. बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक. अगर सपोज करो इस 2 लाख में से मैंने 1.5 लाख की पार्टी कर दी तो मेरे पास कितना बचा? 50,000. 50,000 बचा. कोर्ट बोलेगा 50,000 रुपए है, इतना तो है, चलो हर्षल को 50,000 वापस करो. सॉरी हर्षल, बाकी हम पैसा आपको नहीं दिला पाएंगे. कोर्ट में अवार्ड डैमेज का मतलब यही होता है जितना माइनर के पास बच गया वही कोर्ट दिलवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं. अगर माइनर के पास मान लो 50,000 भी नहीं होता, केवल 10,000 होता, तो हर्षल को कितना मिल पाता वापस? कितना मिल पाता? 10,000. आपको ये तीनों पोजीशन समझ आई कि नहीं? ईमानदारी से बोलो आप. आपको माइनर की तीनों पोजीशन समझ आई? पहली, कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं है, अग्रीमेंट वॉइड है. दूसरा, वो हमेशा ये प्लीड कर सकेगा, बोल सकेगा मैं एक माइनर हूं और बच सकता है अपने कमिटमेंट से. तीसरा, अगर उसने अपनी एज को गलत रिप्रेजेंट करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो कोर्ट वही दिलवा पाएगा जो माइनर के पास है, उससे ज्यादा नहीं दिलवा सकता. कितना क्लैरिटी है? सर बाद में अगर माइनर के पास दूसरे सोर्सेस से पैसे आए तो वो लायबल टू पे होगा? वो भी सिखा रहा हूं. ये 3 पॉइंट पहले क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, हाँ या ना? यस सर. अब सिचुएशन दे रहा हूं, फिर कंसेप्ट बताऊंगा. मेरी एज अभी 17 साल, ठीक है, 11 महीने 29 दिन है. नेक्स्ट 24 घंटे में मैं क्या होने वाला हूं बताओ? मेजर. मैं मेजर होने वाला हूं. मैं आता हूं प्रांजल के पास. प्रांजल को मैं ये बोलता हूं, प्रांजल मेरे को ना 5 लाख की तुरंत जरूरत है, अभी आप दे दो मेरे को, मैं 24 घंटे में मेजर हो जाऊंगा. तो उसके बाद फिर तो आप मेरे पे लीगली केस करके रिकवर कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं, अभी दे दो 5 लाख. तो प्रांजल को 5 लाख देने चाहिए कि नहीं? नहीं. क्यों? नहीं सर. क्यों? क्योंकि आप जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे वो माइनर था. जब एट प्रेजेंट बनाया जा रहा है उस टाइम में क्या हूं? माइनर. माइनर. तो तू सुनो, माइनर कैन नॉट डू रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन मतलब होता है अप्रूवल ऑफ दोज थिंग्स अपॉन अटेनिंग मेजॉरिटी which he has entered during minority. माइनॉरिटी के समय आपने जो काम किया है उसको 18 साल के होने पर या मेजर होने पर भी आप अप्रूव नहीं कर सकते या कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने वो टास्क किया था उस टाइम आप क्या थे? एक माइनर थे. बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर. कितना समझ में आई?
अपनी माइनॉरिटी के दौरान किए गए कामों को आप इस प्रॉमिस में नहीं पूरा करवा सकते कि मैं मेजर होऊंगा तो पूरा कर दूंगा। नहीं, अभी आप माइनर हो और आप डिस्क्वालिफाइड हो, इनकम्पिटेंट हो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मेरी बात कितनी क्लियर है? अच्छे से की आधी अधूरी। किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। सर ये बात आपकी नहीं समझ आई हमको। सर बोलो। सर जैसे जोनाथन जेम्स ने नासा को हैक किया था तब वो माइनर था, लेकिन उसे 6 मंथ का जेल हुआ था सर। हाँ, तो वहाँ पे आप बोले थे कि उसकी जो वो रहती है पनिशमेंट 10% कम हो जाती है, तो उसकी 10% पनिशमेंट क्या उससे इसका मतलब ये है कि अगर मैं भी मर्डर कर दूं मेरे को 10 साल की जेल होगी। माइनर मर्डर कर दे, प्रूफ कर देना माइनर है, उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल होती है। इतना अंतर है। मैं अभी मर्डर कर दूं किसी का, 10 साल की जेल, इवन फांसी भी। माइनर को 6 महीने से लेकर 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आई? यस सर। ये फंडा है। माइनर होने के अपने फायदे, लेकिन खाली लॉ में पढ़ना, असली जीवन में कुछ ये सब नहीं होता। ठीक है? क्लियर है? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चारों Yes, पोजीशन yes, क्लियर है कि मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा यार? चारों क्लियर है ना? yes, sir. चलो Yes, sir. पांचवी पोजीशन आप बताओ क्या होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे से किसी ने पूछा भी था, माइनर इन अ पार्टनरशिप, क्या लगता है? जब तक बेनिफिट है तब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ऐसी कुछ है शायद सर। नहीं आप बताओ ना, मेरे को ही तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ सर, जब तक माइनर को बेनिफिट मिल रहा है वो पार्टनरशिप मींस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। चलो एक बात बताओ, पार्टनरशिप बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है क्या, हाँ या ना? यस सर। क्या Yes, बोलते हैं? sir. कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम होता है क्या? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। अब ध्यान से सुनिए बात को। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो किसी भी हाल में क्या माइनर इस पे साइन कर सकता है, हाँ या ना? नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, इनकैपेबल है। सही बोल गलत बोल रहा हूँ? यस सर। सही बोल रहा हूँ। अब मेरी बात को सुनना, इसका लॉ अब आप अच्छे से समझ लो। माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। ध्यान से पूरी बात को समझना। माइनर कभी भी एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर नहीं हो सकता। हाउएवर ही कैन बी एडमिटेड। क्या बोल रहा हूं मैं? ही कैन बी एडमिटेड for the benefit of partnership by consent of all partner, and such minor shall be called beneficiary। क्या सीखे बताओ? क्या सीखे ये बताओ? माइनर कभी पार्टनर नहीं बन पाता, बस प्रॉफिट के लिए उसको सारे पार्टनर्स के कंसेंट से एडमिट करते हैं और उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। उसका नाम बेनिफिशियरी होता है। कभी पार्टनर नहीं बन सकता जब तक वो माइनर है। तो अगर ये बेनिफिशियरी है तो इसका मतलब ये ही विल टेक शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर लेगा। ही विल नॉट कंट्रीब्यूट टू लॉस, लॉस में कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होगा, क्योंकि ये बेनिफिशियरी है, बेनिफिट देने वाला। अब आप बताओ, आपको ये पोजीशन समझ आई कि नहीं है कि माइनर की क्या पोजीशन? पार्टनरशिप डीड में ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि बेनिफिशियरी शैल कंट्रीब्यूट टू लॉसेस। नहीं कर सकते। बेनिफिशियरी से आप नहीं मांग सकते, क्योंकि माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया नहीं है, आपने उसको अलग से एडमिट किया है। ज्यादा से ज्यादा उसका जो प्रॉफिट का शेयर है उसको आप लॉस में लगा सकते हो। माइनर से लॉस में कंट्रीब्यूशन या पर्सनली कुछ नहीं मांग सकते आप। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? सर साइलेंट अच्छे से पार्टनर क्यों नहीं बोल सकते?
क्या चीज, साइलेंट पार्टनर नहीं बोल सकते, इससे कोई काम करवाना ही नहीं है हमको। आप बिजनेस जब कर रहे हो तो इसको खाली आप बिठा के रख रहे हो, सिचुएशन दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे 3 पार्टनर है यार, ए है, बी है, सी है, बढ़िया पार्टनरशिप तीनों की चल रही थी, अब सी मर गया, अब इसका घर कैसे चलेगा? तो सिंपैथी मोटिव से क्या करते हैं, इसका बेटा या बेटी जैसे कोई होगी ना, सन या डॉटर, अब ये तो छोटे हैं तो इनको अपन क्या करते हैं, ए और बी एडमिट कर देते हैं कि काम ए और बी करेंगे और इनको जो प्रॉफिट में से होगा उसमें से एक हिस्सा दे देंगे। बात समझ सर आई? इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं। नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एकदम अलग होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में सभी को हिंदू फैमिली का मेंबर होना जरूरी है, और वहां जो बर्थ लेता है और पैदा होता है वो वहां का मेंबर या को पार्टनर बन जाता है। वो कंसेप्ट ही अलग है एकदम। पार्टनरशिप अलग अलग लोगों के बीच बनती है। हम बेनिफिशियरी को तब रखते हैं जब ओरिजिनल पार्टनर मर जाता है और हमको लगता है कि उसका घर कैसे चलेगा, तो उसके घर के किसी पर्सन को हम एडमिट कर देते हैं कि हम जितना भी कमाएंगे उसे एक हिस्सा तुमको दिया करेंगे, तुमको खुद से कुछ नहीं करना। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? यस सर, यस सर। परफेक्टली Yes, sir. क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है? यस Clear सर, है, sir. क्लियर। तो मैंने आज आपको 5 पोजीशन बताई है, मैं आपको इसका नोट्स भेजूंगा, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ देना, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? कल हम लोग टेस्ट देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? टेस्ट। एक अटेंडेंस मेरे को अपनी दे देने दो, और कल टेस्ट का हिसाब ऐसा है कि मैं ग्रुप में पीडीएफ का क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, तो जूम मीटिंग अटेंड करने की कल जरूरत नहीं रहेगी अपने को, ठीक है? ग्रुप में मैं क्वेश्चन पेपर डालूंगा, आप उसको क्वेश्चन पेपर को देख के बनाना, ठीक है? सर सर शाम टोटल को थ्योरी रहेगा ना? पूरा थ्योरी सबमिट करना। थ्योरी, और सबमिट मेरे को फोटो खींच के कर देना है, ठीक है? सर नंबर? मैं बोला कि मेरा जो नंबर तो है ना, ग्रुप में देखे ही हो, सबमिट कर देना, उसमें भेज देना मेरे को, मैं चेक करके दे दूंगा, और अपना नाम लिख देना ताकि मेरे को पता रहे, ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो थैंक यू सो मच। अपन मिलते हैं कब? मंडे को, अब आगे करेंगे इसके, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।